हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में वी ऑलरेडी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। डेफिनेशन भी आपको पता है, फ्लावर का डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्टिव मॉडिफाइड शूट ऑफ द प्लांट बॉडी। नाउ वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर द फ्लावर स्ट्रक्चर as far as the reproductive parts are there. Now here the male reproductive part is known as what? It is known as the stamen. जो डायग्राम आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टैमेन का डायग्राम। अब ग्रुप ऑफ स्टैमेन टुगेदर इट इज नोन एज एंड्रोशियम। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि एंड्रोशियम और स्टैमेन में उनको डिफरेंस समझ में नहीं आता। एंड्रोशियम दिस इज बेसिकली अ कलेक्टिव टर्म इज देयर, एक तरह का कलेक्टिव टर्म है। अ ग्रुप ऑफ स्टैमेन्स टुगेदर इट इज नोन एज एंड्रोशियम। अब ये समझो, मैंने कहा कि दिस इज द एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम, इसमें से मैंने एक को निकाल लिया। नाउ दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज द स्टैमेन। समझ में आई बात? नाउ दिस स्टैमेन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज द एंथर एंड द स्टॉक ऑफ द एंथर इज नोन एज अ फिलामेंट। तो इसके अंदर जो है आप दो एंथर लोब्स देख रहे हो, और ये एंथर लोब को एक स्टॉक होता है, उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज स्टैमेन। अब थोड़ा एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू भी इससे थोड़ी बात कर लें। ये जो एंथर होता है इसमें दो लोब्स होते हैं। हाउ मेनी लोब्स आर देयर? देयर आर टू लोब्स आर देयर। जैसे यहाँ पे आप वन लोब, दिस इज अनदर लोब्स, and these lobes are basically joined to each other with the help of a connective tissue. इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? It is known as the connective tissue. दो एंथर लोब्स को ज्वाइन करने के लिए जो टिश्यू बनता है, जो कि स्टराइल टिश्यू होता है, उसको हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू दो एंथर लोब को आपस में जोड़े रखता है। इस टाइप के एंथर्स को जो है हम लोग डाइथिकस एंथर कहते हैं। दिस काइंड ऑफ एंथर्स आर नोन एज अ डाइथिकस। देखिए, ये बात आपके स्टेट बोर्ड के अंदर नहीं है, एनसीईआरटी में है। डाई का मतलब है टू, थिकस दैट इज द लोब्स, देयर आर टू लोब्स, सो इट इज नोन एज डाइथिकस। कोई कहेगा कि सर इसके अंदर यदि समझो सिंगल लोब है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे इट इज नोन एज मोनोथिकस। देखिए डिफरेंस दोनों में, वन इज कॉल्ड एज डाइथिकस, टू एंथर लोब, another one is called as the monothecus which shows the presence of only single lobe. तो इस तरह से ये स्टैमेन का पार्ट होता है। Now the most important part of this anther, that is the TS of anther. याद रखिए, दिस टीएस ऑफ एंथर इज मोस्टली आस्क्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। ये सिर्फ डायग्राम के लिए भी पूछा जाता है, स्केच एंड लेवल के लिए भी आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल हैव डिस्क्राइब द टीएस ऑफ एंथर। तो इसके अंदर जो है आपको ये स्ट्रक्चर भी निकालना है, इसके डायग्राम अच्छे से निकालनी है। ऑल पार्ट्स जैसे आप यहाँ पे लेवल में देख रहे हो, उस तरह के पार्ट्स उसको लेबल करना है, एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एमसीक्यूज के लिहाज से भी, प्लस फॉर योर थ्योरी पार्ट। नाउ दिस इज द टीएस ऑफ एंथर। अब इसके अंदर देखोगे आप, इसमें दो पार्ट है, दिस इज वन एंथर लोब, दिस इज अनदर एंथर लोब। आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक पार्ट जो ड्रॉ है, 1/4 डायग्राम जो इसमें ड्रॉ करी है, बाकी जो है एम्प्टी स्पेस छोड़ दिया। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एज सच। इसके अंदर जो है आपको इसमें सीक्वेंस भी याद करना है। सीक्वेंस का मतलब क्या है? जैसे द वेरी फर्स्ट लेयर दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर का लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। दिस इज अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर इज दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। नाउ दिस एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय व्हाट? दिस इज फॉलोड बाय द हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाला दैट इज नोन एज हाइपोडर्मिस। अभी ये जो हाइपोडर्मिस होता है बेसिकली, तो यहाँ पे इसको एंडोथेसियम भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज द एंडोथेसियम। इसको हम लोग एंडोथेसियम कहेंगे। You can remember this word which is known as
endothecium. Now this endothecium shows the presence of fibrous thickening in them. इस endothecium के अंदर fibrous thickening होता है, and this fibrous thickening it helps in the process of dehiscence of anther. हम बाद में आपको वापस से लिखा देंगे, इसका मेन फंक्शन होता है dehiscence. उसके बाद जो थर्ड लेयर इज नोन एज द मिडल लेयर, जो कि मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है, मोर देन 2 लेयर, दैट इज द मिडल लेयर. देन द लास्ट लेयर हियर इट इज नोन एज द टैपेटम, जो कि न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करता है. एंड एट द सेंटर यू कैन सी द नंबर ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू. तो अब देखिए इस डायग्राम को आपको किस तरह से याद रखना है, उसका हम लोग एक फ्लो शीट बनाते हैं, and then we'll go into the functions of each part. So now हम लोग स्टार्ट से देखेंगे. इसमें पहला जो टिश्यू होता है that is known as the epidermis. देखिए इसमें फर्स्ट लेयर हमने आपको बताया, this is known as epidermis. जो कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है. सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा? इट बेसिकली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है. देन अ सेकंड लेयर दैट इज नोन एज एंडोथेसियम. दिस इज नोन एज एंडोथेसियम. एपिडर्मिस के बाद वाला लेयर होता है दैट इज नोन एज एंडोथेसियम. इसका मेन फंक्शन होता है कि परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डेहिसेंस. इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डेहिसेंस. थोड़ा डेहिसेंस के ऊपर बात कर लेते हैं. देखिए इस एंथर लोब के अंदर पोलन ग्रेन्स है व्हिच आर द मेल गैमेट्स, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इस पोलन ग्रेन्स को लिबरेट करना पड़ता है. It has to be liberated into the air, which helps in the process of pollination. तो ये जो एंडोथेसियम होता है, ये वाला एंडोथेसियम होता है, ये डेहिसेंस में मदद करता है. अब कैसे करता है? As I told you that this endothecium shows the fibrous tissue in them. वो fibrous tissue होता है, वो बेसिकली मॉइस्चर को एब्सॉर्ब भी करता है और लूज भी करता है. So whenever the anther get mature, that time these fibers they shrink and they exert the pressure, and due to that the bursting of anther takes place and the pollen grains are released. So that particular process is known as dehiscence. इसके बाद जो तीसरा लेयर आप इसमें देख रहे हो डायग्राम में, that is known as the middle layer. इसको जो हम लोग कहते हैं मिडल लेयर. अभी ये जो मिडल लेयर होता है, इसका मेन जो फंक्शन है, ये प्रोटेक्शन भी करेगा प्लस इट आल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम जो है ये मिडल लेयर करेगा. 2 से अधिक लेयर होते हैं, सो इट इज नोन एज मल्टी लेयर स्ट्रक्चर. और इसमें लास्ट लेयर जो होता है दैट इज नोन एज द टैपेटम. इसको हम लोग क्या कहते हैं? टैपेटम. इट इज द लास्ट लेयर. इसका तो मेन फंक्शन होगा टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. देखिए यहाँ पे दोनों टिश्यू जो है वो न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं. मिडल लेयर भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, देन टैपेटम आल्सो प्रोवाइड द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये लास्ट लेयर होता है जिसको कि हम लोग यहाँ पे रेड कलर में देख रहे हैं. This red color shows the presence of the tapetal layer which is nutritive in function. और सबसे एंड में जो होगा, सबसे बीच में जो होगा that is known as the sporogenous tissue. ये जो sporogenous tissue होता है, इसको हम इसके अंदर जो है pollen mother cells रहते हैं. It shows the presence of pollen mother cells. इसको बेसिकली स्पोर मदर सेल भी कहा जाएगा, pollen mother cells भी कहा जाएगा. शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं PMC, pollen mother cells, जिसका कि डिवीजन होके meiosis होके then you will get the formation of pollen grains or the microspore.
तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, देखिए सीक्वेंस इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका आता है एपिडर्मिस, which is followed by what, which is followed by the endothelium. Epidermis is followed by endothelium, endothelium is followed by the middle layer, and middle layer is followed by what, it is followed by the tapetum, the last layer. और ये चारों जो लेयर है ये मिलके जो है इट मेक्स द वॉल ऑफ एंथर। माने जो एंथर की वॉल होती है वो वॉल कितनी सेल से बनी है, 4 टाइप की सेल से। पहली वाली सेल एपिडर्मिस, सेकंड लेयर एंडोथेलियम, थर्ड लेयर मिडल लेयर, लास्ट वन दैट इज द टैपेटम। ये 4 लेयर जो है इकट्ठा आके फिर एंथर का वॉल बन रहा है, और ये वॉल जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, which produces the pollen grain। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सीक्वेंस भी याद रखना है। पॉलन मदर सर आगे चल के कौन सा डिवीजन करेगी, मियोसिस, उससे क्या फॉर्म होगा, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये मेल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में हुआ। अभी जो है हम लोग तुरंत ही इसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स देखेंगे, दैट इज द माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर, जो कि मेल गैमेट्स कहलाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी स्टेट बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अभी माइक्रोस्पोर जो है वो बेसिकली अ मेल गैमेट इज देयर। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर हम लोग स्पर्म कहते हैं, स्पर्म इज व्हाट, इट इज द मेल गैमेट, एग इज व्हाट, इट इज द फीमेल गैमेट। वैसे प्लांट के अंदर भी मेल गैमेट जो होता है उसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर, और इट इज आल्सो नोन एज द पॉलन ग्रेन। उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। अभी ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसमें बेसिकली 2 बॉल होती है। दिस इज द आउटर वॉल, ये इसका आउटर वॉल होगा। दिस आउटर वॉल इज बेसिकली कॉल्ड एज द एक्साइन। इस आउटर वॉल को क्या कहते हैं, दिस वॉल इज नोन एज एक्साइन। ये एक्साइन जो है ये एक खास प्रकार के सब्सटेंस से बना होता है जिसका कि नाम है स्पोरोपोलिन। इसको कहते हैं स्पोरोपोलिन। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है। ये आंसर इन 1 के लिए या फिर एमसीक्यूज के अंदर आता है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल। स्पोरोपोलिन जो है दुनिया का सबसे टफ मटेरियल, टफ केमिकल है जो कि इसको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो द आउटर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर और द पॉलन ग्रेन दैट इज नोन एज एक्साइन, एंड दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। अभी एक्साइन के बाद जो अंदर वाला लेयर होता है, सेकंड लेयर इज नोन एज इंटाइन। ये सेकंड लेयर होता है। इस लेयर को जो है इंटाइन कहते हैं। दिस इज नोन एज इंटाइन। ये सेल्यूलोज से बना होता है। एक्साइन कैसे बना है, स्पोरोपोलिन से, एंड दिस इंटाइन इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। चलो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम लोग, दिस इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जहां तक एक्साइन की बात है, ये काफी थिक स्ट्रक्चर होता है। इट इज क्वाइट अ थिक स्ट्रक्चर, मोटा होता है। एज इट वांट टू प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम्स, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए वो काफी थिक होता है। और ये जो इंटाइन होता है ये उस हिसाब से काफी पतला लेयर होता है। इट इज अ थिन लेयर इज देयर। तो इस तरह से 2 लेयर इसके बीच में होती है। द आउटर वॉल इज नोन एज एक्साइन एंड द इनर वॉल इज नोन एज इंटाइन। एंड देन एट द सेंटर you will have nucleus,
इसके अंदर जो है ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ हाफ क्रोमोसोम रहेगा, दैट्स व्हाट इज नोन एज द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसके अलावा इसमें कुछ और जानकारी आपको दे दें, यहाँ पे जो है थिन एरिया होता है जिसमें कि एग्जाइन एब्सेंट रहेगा या फिर बहुत ही थिन लेयर इसमें होगा। दिस रीजन इज बेसिकली नोन एज द जर्म पोर। इसको बेसिकली क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द जर्म पोर। अब ये जो जर्म पोर होता है यहीं से जो है पॉलन ट्यूब बाहर आती है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे, तो देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द pollen tube. Till that time we just remember that this thin area where the exine is very thin or it is totally absent and the intine is very thin, that region is basically known as germ pore. अब देखिए, जैसे हमने पहले आपको बताया कि whenever you study the state board, simultaneously you have to prepare for your competitive exams also like NET or CET. तो उस लिहाज से जर्म पोर के बारे में बता दें। ये जर्म पोर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे ये सपोज यहाँ पे एक जर्म पोर है, हो सकता है इस कॉन्ग्रेन में दूसरा भी हो सकता है यहाँ पे ये तीसरा भी हो। तो अकॉर्डिंगली इट हैज द डिफरेंट टाइप्स फॉर दैट। अभी जैसे जर्म पोर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग अबाउट द जर्म पोर। यदि एक ही जर्म पोर होगा तो इसको मोनोपोरेट कहा जाएगा। इट इज नोन एज मोनोपोरेट। देखिए शब्द कैसा है यहाँ पे, मोनो का मतलब है सिंगल, पोरेट माने पोर, विद वन पोर मोनोपोरेट। इफ देयर आर टू आर देयर, दो होंगे तो क्या बोलेंगे इसको? इट इज नोन एज बाइपोरेट। इसको बाइपोरेट बोलेंगे। If there are three, then it is known as triporate. बहुत सिंपल है याद रखना, सिंगल, मोनो, टू, बाई यानी टू, थ्री, ट्राई, थ्री, वन पोर मोनोपोरेट, टू पोर्स बाइपोरेट, थ्री पोर्स ट्राइपोरेट। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा एग्जाम के दौरान यू मे हैव द क्वेश्चंस लाइक describe the structure of microspore या फिर describe the structure of pollen grain। इसको pollen grain भी कहते हैं या फिर microspore भी कहते हैं। इस तरह से जो है उसका structure define है, ठीक है। Now the next important part that is the development of male gametophyte। ये हमने structure देखा, अभी हम लोग देखेंगे कि male gametophyte का development आगे चल के कैसा रहेगा। Now the next part we will study, it is all about the development of male gametophyte। इसमें भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Now the next part we are going to study, that is the development of what? Development of male gametophyte। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है? जैसे हमने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द माइक्रोस्पोर। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी स्ट्रक्चर किया इसका माइक्रोस्पोर का। दिस इज नोन एज द पोलन ग्रेन। बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, एक्साइन एंड इंटाइन। तो ये आपका क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोर। और आपको बता दें माइक्रोस्पोर जो है इट इज अ पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट इज देयर। इट इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, इट इज नोन एज पार्शियली डेवलप्ड। जैसे कोई छोटा बच्चा है, हम उसको आदमी नहीं ना कह सकते। We can't call that particular small baby as a man। हम लोग क्या कहते हैं? ये बच्चा है, ये बेबी है। वही जब बेबी आगे चल के बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसको मेल कहते हैं।
आदमी कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो है प्लांट में भी जो है जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फुल्ली डेवलप मेल गैमेटोफाइट नहीं होते, वो पार्शियली डेवलप्ड होते हैं। तो ये देखेंगे इसका डेवलपमेंट आगे कैसे होता है, हाउ इट बिकम्स मैच्योर, वो देखिए। नाउ दिस इज अ माइक्रोस्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर होता है इसका बेसिकली पहला जो है माइटोटिक डिवीजन होता है, इट अंडरगोज द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है, माइटोसिस। और वो होने के बाद जो है यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ अ टू सेल्ड स्ट्रक्चर। इसमें जो है आपको दो सेल मिली, वन इज द स्मॉलर सेल, अनदर वन इज द लार्जर सेल। इसको हम लोग कहेंगे टू सेल्ड स्ट्रक्चर। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज नोन एज अ टू सेल्ड स्ट्रक्चर। इसमें दो सेल फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म हुई, इसमें पहला माइटोटिक डिवीजन किया, सिंगल सेल था, सिंगल सेल का पहला डिवीजन हो गया, विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स टुगेदर। दिस स्मॉलर सेल इज नोन एज अ जनरेटिव सेल। ये जो छोटा सेल होता है इसको क्या कहेंगे हम लोग, अ जनरेटिव सेल। और ये जो बड़ा वाला सेल होता है इसको कहेंगे ट्यूब सेल। So one is the generative cell, another one is the tube cell, and this stage is known as the two-cell stage. ये काफी important stage है क्योंकि at this stage the pollen grains are liberated from the anther toward the stigma during the process of pollination. समझने की कोशिश कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने स्टैमेन का स्ट्रक्चर देखा था। This is the anther, this is the filament. अभी ये जो माइक्रोस्पोर्स है पॉलन ग्रेन है किस चीज के अंदर तैयार होते हैं, एंथर के अंदर। वंस दे आर प्रोड्यूस्ड इनटू द एंथर देन दे हैव टू बी रिलीज्ड टू द फीमेल गैमेटोफाइट टुवर्ड्स द गाइनोसियम और द स्टिग्मा। तो इनका जब लिबरेशन होता है तो ये टू सेल्ड स्टेज पे होता है। मींस एट टू सेल्ड स्टेज द पॉलन ग्रेन्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द एंथर टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द स्टिग्मा। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि जब ये पॉलन ग्रेन यहां से निकलता है एंथर से, उसमें कितनी सेल होती है, दो सेल होती है, वन इज द जनरेटिव सेल एंड अनदर वन इज द ट्यूब सेल। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। टू सेल्ड स्टेज पे पॉलन ग्रेन्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द एंथर टुवर्ड्स स्टिग्मा। अब इसका फर्दर डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे, how this development further proceeds. Now यहाँ पे क्या होगा, you will get the formation of a small pollen tube, ठीक है। इसके अंदर ये ट्यूब सेल होगा, ट्यूब न्यूक्लियस एंड you will have a male nuclei। इसमें एग्जाइन ऐसे रहेगा, इंटाइन जो है वो बाहर ग्रो करेगा। Now this stage is known as the germination of pollen grain. Germination of pollen grain. अब देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, टू सेल स्टेज से जो है pollen grains are liberated, वो एंथर से निकल चुके हैं और वो कहां पे लैंड करेंगे, दे विल लैंड ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा का सरफेस होता है, पॉलन ग्रेन जाके वहां पे बढ़ा एंड देन इट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जैसे सीड जर्मिनेट करता है वैसे पॉलन ग्रेन भी वहां पे जाके जर्मिनेट करेगा। सीड में तो रेडिकल बाहर आता है, यहाँ पे क्या बाहर आएगा, नाउ हियर यू कैन सी अ स्मॉल पॉलन ट्यूब कम्स आउट। यहाँ पे जो है ये छोटा सा pollen tube उसमें से बाहर आता है, so that is known as the germination of pollen grain. Now the last stage here it develops, इसका जो है second mitotic division होगा, it undergoes a second mitotic division। अभी second mitotic division किसका हो रहा है, सिर्फ इस एक न्यूक्लियस का हो रहा है, ये तो ट्यूब न्यूक्लियस है। देखिए इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है,
जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है उसको बोलेंगे जेनरेटिव न्यूक्लियस। जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस इज नोन एज जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड ट्यूब सेल का न्यूक्लियस इज नोन एज द ट्यूब न्यूक्लियस। यही ट्यूब न्यूक्लियस आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही जेनरेटिव न्यूक्लियस आप यहाँ देख रहे हैं। Now this generative nucleus undergoes second mitotic division to form a non-motile male gamete। तो यहाँ पे जो है दो non-motile male gamete फॉर्म हो जाते हैं। ठीक, चलिए आपको यहाँ से बताते हैं इस एंगल से। अब यहाँ पे जो है दिस इज व्हाट, दिस इज दी ट्यूब न्यूक्लियस। ये क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस। जो यहाँ पे था वही दिखा है। अब इसका डिवीजन होने के बाद जब इस जेनरेटिव न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, then it forms a non-motile male gametes। अब ये जो दो है, these are nothing but a male gametes। दो मेल gametes तैयार होते हैं इसमें। And now this is known as the mature male gametophyte। इसका एक्साइन है, रफ टेक्सचर में हम लोग दिखा रहे हैं इसको, एंड दिस इज द इंटाइन। और ये जो ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, now this is known as the pollen tube, same structure this is। यहाँ पे उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे उसका जर्मिनेशन कंप्लीट हो गया। now this pollen tube contains what? a tube nucleus and two non-motile, non-motile माने क्या? जो मूवमेंट नहीं कर सकते। these two non-motile male gametes are known as the non-motile structure। तो इस तरह से इसको हम लोग mature male gametophyte कहेंगे। And this is how the development of male gametophyte takes place। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम लोग को क्या देखना है? माइक्रोस्पोर जो कि पोलन ग्रेन कहलाता है, दिस इज नोन एज द माइक्रोस्पोर, जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस उसके सेंटर में होता है। इसका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। After the first mitotic division, you will get the formation of two cell structure। The smaller cell is known as generative cell, and the larger cell is known as the tube cell। And at this stage, the pollen grains are liberated from the anther towards stigma। Once they reach on the stigma, they undergo the process of what? They undergo the process of germination। वहां पे पहुंचने के बाद उनका क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? When the pollen tube comes out, अभी हम आपसे पूछते हैं वो जो pollen tube होता है वो कहाँ से बाहर आता है? This pollen tube comes out through the germ pore। उसमें जो germ pore होता है, जो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे, वहीं से जो है pollen tube बाहर आती है, and that process is known as germination of the pollen grain। इसके बाद जो है this particular the nucleus which is known as the generative nucleus undergoes second mitotic division to form a fully mature male gametophyte। This fully mature male gametophyte shows what? It shows the presence of the tube nucleus at the tip and two non-motile male gametes। तो इस तरह से जो है ये मैच्योर मेल gametophyte का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, प्लस इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना जरूरी है। जो भी डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है उसको एक बार रेफर कीजिए पीडीएफ के थ्रू, एंड देन यू कैन गो इनटू द डिटेल्स। नाउ अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग ये देखेंगे, अभी मेल पार्ट तो हो गया, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो टिल दैट टाइम, गुड बाय।